अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। और आपके इस दिन को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए हम लेकर आए हैं आपकी फ़ेवरेट नावल ये इश्क नहीं आसान की अगली किस्त, जिसका यकीनन आप सबको बेसब्री से इंतज़ार होगा। तो आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाते और शुरू करते हैं आज के एपिसोड। लेकिन उससे पहले जल्दी से जाइए और हमारी वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। अब स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। ये इश्क नहीं आसान, तहरीर अमीना बलोच, किस्त नंबर 9। इन सब की ज़िंदगी एकदम से मुअत्तल हो गई थी। खुशियाँ ही खुशियाँ, गम का कोई निशान नहीं। सभी हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन जहाँ खुशियाँ हों वहाँ गम भी मौजूद होता है। दूर कहीं गम के बादल इन सब की खुशियों के सूरज पे छा जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। अब देखना ये था कि ये सब गम का मुकाबला कर पाएंगे या नहीं। सबसे बड़ा इम्तिहान आने वाला था इन सब की ज़िंदगी में। सर, हम जाल बिछा चुके हैं, बस शिकार को चुनना बाकी रह गया है। इस वक्त किंग का आदमी इसके पास खड़ा इसे राजदारी से बता रहा था। तो इंतज़ार किस बात का है? जैसे ही मौका मिले इनके किसी प्यारे को कत्ल कर दो। वो सिगरेट का गहरा कश लेकर धुएं को हवा के सपोर्ट करता इसको दूसरे लफ्ज़ों में हमला करने का कह चुका था। किंग का आदमी सर इस बात में हिलाकर वहाँ से निकलता चला गया। पीछे किंग रह गया था, जो शैतानी मुस्कुराहट के साथ बैठा सिगरेट पी रहा था। इसकी ये शैतानी मुस्कुराहट बहुत बड़ी तबाही का पेश ख़ैमा थी। आज सुबह से ही इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब सी थी। वजह इसकी 5th मंथ प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से आयश ने फ़िलहाल तो इसकी काम से छुट्टी करवा दी थी। वो पूरा दिन घर में ही बेजार रहती। अभी भी वो कमरे में बैठी कोई बुक पढ़ रही थी। इससे भी कुछ ही मिनट में इसका दिल भर गया। बुक को पलंग पर पटक कर वो कमरे से बाहर निकल गई। इस वक्त घर में अहमद साहब और इब्राहिम साहब के अलावा कोई मौजूद नहीं था। अहमद साहब इस वक्त बाग में मौजूद थे। वो बागों के काट छांट का काम कर रहे थे। वो पहले इनके पास आई और इनको काम करते हुए देखने लगी, लेकिन यहाँ से भी वो बहुत जल्द बेजार हो गई। अब वो अहमद साहब से बात करने का सोचकर इनके कमरे की जानिब बढ़ गई। चाचू, क्या हुआ है? ये किसने किया? वो जब अहमद साहब के कमरे में गई तो वहाँ पर अहमद साहब को खून से लथपथ पड़े देखा और इनके पेट में एक खंजर पेविस था। वो आगे बढ़ी और इनका सर अपनी गोद में रखा और इनके पेट से खंजर खींच कर बाहर निकाला। इसने जैसे ही खंजर निकाला तब आयश कमरे में दाखिल हुआ। अप्पू, वो बोलते हुए कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन वहाँ की सूरत हाल देखकर शॉक्ड रह गया, क्योंकि आपसा जिस पोजीशन पर बैठी हुई थी इसे ऐसा ही लगा वो इन्हें मारने की कोशिश कर रही है। अबू ये सब कैसे हुआ? वो इनकी बंद होती आंखों को देखकर पूछने लगा, लेकिन वो पहले ही बेहोश हो गए थे। आयश ने खून आशाम नज़रों से इसे देखा। तुम्हें शर्म नहीं आई अपने बाप जैसे चाचू को मारते हुए? वो गुस्से से ऊंची आवाज़ में बोला। इस वक्त हालात जिस तरह के थे इससे यही जाहिर हो रहा था कि कातिल वही है, और ऐसी हालत में वैसे भी इंसान का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता। इसे गुस्से में देख वो बहुत डर गई। आयश, वो हकलाते हुए बोली। क्या वो मैं लगा रखा है? बोलो, क्यों मारने आई थी? वो इतनी ऊंची आवाज़ में बोला कि आपसा को लगा इसके कान के पर्दे फट जाएंगे। आयश की तेज़ आवाज़ सुनकर सब अहमद साहब के कमरे में आए। अहमद, क्या हुआ है इसे? इब्राहिम साहब दौड़कर खून से लथपथ अपने भाई के पास आए और आयश से पूछने लगे। मुझसे क्या पूछ रहे हैं चाचू? अपनी चहेती से पूछें, इसने मेरे बाप को क्यों मारा? वो दांत पीसकर इनसे बोला। आप ही, क्या तुमने मारा है अहमद को? उन्होंने शॉक्ड लहजे में इससे इस्तफसार किया। नहीं अब्बू, वो नाम में सर हिलाती इनसे बोली। झूठ, बिल्कुल झूठ, झूठ पे झूठ। हम आखिर क्यों भूल गए कि तुम भी इसी औरत की बेटी हो जिसके हाथ अपने शौहर को मारते हुए नहीं लर्जे। पता नहीं किसका नाजायज़ खून हो तुम। तुम्हारे लिए चाचू ने क्या क्या नहीं किया। फैमिली को छोड़ दिया सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुमने क्या सिला दिया बदले में? मुझे यतीम करना चाहा।
मुझे तो लग रहा है तुम्हारे पेट में पल रहा ये बच्चा भी तुम्हारी तरह नाजायज़ है जिसे तुम मेरा बच्चा कह रही हो। इसके ऊपर सातों आसमान तोड़ता वो अपनी बात कहकर अहमद साहब को उठाए वहाँ से निकल गया। वो भी इनके पीछे जाने लगी, लेकिन इसके अल्फाज ने इसे वहीं पर रोक दिया। अगर अपने और अपने इस नाजायज़ बच्चे की जान की अमान चाहती हो तो अपनी शक्ल दोबारा मुझे मत दिखाना। वो कहकर घर से निकल गया। घर के सारे अफराद वहाँ से जा चुके थे। वो ख़ुद को संभालती बाहर निकलने लगी, लेकिन किसी ने पीछे से इसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर दिया और इसे उठाए वहाँ से ले गए। सब घर वाले ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे। डॉक्टर पिछले 4 घंटों से अंदर मौजूद थे। हानिया वहीं इब्राहिम साहब के साथ चिपक के खड़ी थी और बिलाल आयश के साथ खड़ा इसे दिलासे दे रहा था। इब्रार ऑपरेशन थिएटर के अंदर मौजूद था। 2-3 घंटों बाद वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला। इब्रार, क्या हुआ है अब्बू को? ठीक तो हो जाएंगे ना? इसने बेकरारी से पूछा। आयश, मेरे भाई, अब्बू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और अभी भी वो ख़तरे से बाहर हैं। वो आयश को गले लगाता बोला। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, इब्राहिम साहब दिल में बोले। क्या मैं मिल सकता हूँ? वो बेकरारी से बोला। नहीं, अभी नहीं, जब इन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे तब मिल सकते हो। इब्रार ने मुस्कुराकर अपने भाई को देखा, जो बचपन से ही अहमद साहब से ज़्यादा करीब रहा था। हानिया, तुम बिलाल के साथ घर चली जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इब्रार इसका माथा चूमकर इससे बोला। नहीं, मैं यहीं रहूँगी, वो ज़िद्दी अंदाज में बोली। हानिया, बच्चों जैसी हरकत क्यों कर रही हो? चलो जाओ, मैं यहीं हूँ ना, और डॉक्टर ने तुम्हें बेड रेस्ट का कहा है। चलो, और चाचू को भी ले जाओ, इनकी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो इसे प्यार से समझाने लगा, पर वो झुंझला कर बोली। हानिया, तुम कितनी ज़िद्दी हो गई हो। चलो आओ, मैं ख़ुद तुम तीनों को ले जाता हूँ। वो इसका हाथ पकड़ के बिलाल को और इब्राहिम साहब को आने का कहकर बाहर चला गया और हानिया को गाड़ी में बिठा दिया और ड्राइविंग सीट पर बैठकर बिलाल और इब्राहिम साहब के बैठने का इंतज़ार करने लगा। इनके बैठने के बाद वो गाड़ी स्टार्ट करके घर के रास्ते पर डाल चुका था। घर के सामने गाड़ी रोककर इन दोनों के निकलने का इंतज़ार करने लगा। फिर हानिया से मुखातिब हुआ। हानिया, टाइम पर सो जाना और खाना भी टाइम पर खा लेना। तुम्हारी मेडिसिन टेबल के सेकंड ड्रॉ में रखी हुई है। तुम कोई लापरवाही नहीं करोगी, ओके? वो इसके माथे पर बोसा देकर इससे बोला और इसके सर इस बात पर हिलाने पर वो पुरसुकून हुआ और इसके उतरने के बाद वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया। कौन हो तुम लोग? प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? इसकी जब आँख खुली तो इसने खुद को एक बंद कमरे में पाया। कमरे के चारों तरफ बस सफ़ेद कलर की दीवारें थीं। फर्नीचर के नाम पे कुछ मौजूद ना था। इसको कमरे के बीचों बीच रखी कुर्सी पर बांधा हुआ था। कमरे में बस एक ही बत्ती जल रही थी। इसने मुश्किल से आँखें खोली। इसका सर दर्द से फटा जा रहा था। आयश, प्लीज़ बचा लो, इसके होंठों से सिसकी निकली। वो भी रोने के मशगले में लगी हुई थी कि कमरे का दरवाज़ा खोलकर एक आदमी अंदर आया, जो वेटर्स के हुलिये में था। इसके हाथों में खाना था। वो इसके पास आया और इसका एक हाथ खोलकर खाना इसकी गोद में रख दिया। इसने पहले सोचा कि वो नहीं खाएगी, लेकिन अपने बच्चे का सोचकर ही इसने खाना खाना शुरू किया। खाना खाने के बाद वो इसका हाथ दोबारा बांधकर प्लेट वहाँ से उठाकर निकल गया। पता नहीं कौन है, या अल्लाह, किसी को मेरी मदद के लिए भेज दें। वो दोबारा रोने लगी। अहमद साहब को दूसरे ही दिन डिस्चार्ज करवा के आयश घर ले आया। इनसे इस हमले के बारे में कुछ भी नहीं पूछा गया था। कल पूछने का सोचकर आयश अपने कमरे में आया। अलमारी से शर्ट ट्राउज़र निकाल के वो चेंज करने चला गया। चेंज करने के बाद वो अपनी जगह पर सो गया। गुस्सा इतना सर पे था कि इसने ये भी नहीं देखा इसके मताए जाँ यहाँ मौजूद नहीं हैं। रात के किसी पहर वो डर के उठा और अपने आसपास नज़र डाली, लेकिन वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। ये कहाँ गई है? वो रूम में चारों तरफ नज़रें घुमाकर खुद से मुखातिब था। मुझे क्या होगी कहीं?
किसी कमरे में पड़ी मोहब्बत पे नफ़रत ने पर्दा डाल दिया था। अब इसे सिर्फ आपसा से नफ़रत हो रही थी। माँ से नफ़रत इसकी बेटी की मोहब्बत पर हावी हो गई। सारी सोचों को झटक कर वह दोबारा से सोने की कोशिश करने लगा। नींद तो इसकी आंखों से रूठ चुकी थी। अब ज़िंदगी इम्तिहानों से भरी पड़ी थी और वो हमसे रूठ कर हमें नींद से दुश्मनी करवा गए। वो थका हारा कमरे में दाखिल हुआ और एक नज़र बेड पर सोई हानिया पर डाली और इसके पास चला आया और इसके माथे पर बोसा देकर चेंज करने चला गया। चेंज करके वो बेड की दूसरी जानिब आया और कंफर्टर ओढ़कर सो गया। मुझे छोड़ दो प्लीज़, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का, प्लीज़ मुझे जाने दो, वो रोते हुए बोल रही थी। तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुम्हारे आशिक ने बिगाड़ा है, तो इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ना। वो इसके मुंह को पकड़कर बेदर्दी से बोला। वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम सबको जान से मार देगा, कुत्ते की मौत देगा वो तुम लोगों को। वो गुस्से से बोली और साथ ही आयश के नाम की धमकी देने लगी। किंग इसकी बात पे कहका लगाने लगा। वो तुम्हें बचाने आएगा, तुम 2 दिन से घर से गायब हो, लेकिन किसी को तुम्हारी परवाह ही नहीं है। सब इस वक्त सुकून की नींद लेने में मगन हैं। वो क्या है ना कि इन लोगों ने तुम्हारी तरह तुम्हारी माँ को भी गाली देकर घर से निकाला था। और तुम्हें पता है तुम्हारे बाप का कातिल कौन है? द वन एंड ओनली किंग। और एक राज की बात बताऊं, तुम्हारा कमीना बाप अब भी जिंदा है। वो अपने गुनाहों का एतराफ़ करने के साथ इसको इसकी औकात दिखाने लगा। मैं कैसे भरोसा कर लूं? सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो तो बस परेशान था इसलिए इतना कुछ बोल दिया। वो टूटे फूटे लहजे में बोलने लगी। इसके कहने पे किंग ने मोबाइल में वीडियो दिखाई जहां सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, लंच कर रहे थे और एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे। वीडियो देखकर आपसा की आंखों से दोबारा से आंसू गिरने लगे। इसके अंदर कुछ क्षण से टूटा था, वो एकदम टूट कर बिखरी थी। इसके कान में दोबारा से वो आवाज़ गूंजने लगी। पता नहीं किसका नाजायज़ खून हो तुम्हारे पेट में ये पल रहा ये बच्चा भी तुम्हारी तरह नाजायज़ है, जिसे तुम मेरा बच्चा कह रही हो। इसने तकलीफ़ से आंखें बंद कर लीं। बस करो, वो चीख कर बोली, इसको ठिकाने लगा दो। किंग अपने आदमियों से कहने लगा और कहने के साथ ही वहाँ से निकल गया। आपसा को ये अल्फाज भले लगे थे। इसने आंखें बंद कर ली और सबके साथ गुजारे वक्त को याद करने लगी। हानिया, बिलाल, अब्बू, इब्रार भाई, सफ़ीना, अहमद चाचू, वो सबके नाम दोहराने लगी। सबके हंसते मुस्कुराते चेहरे इसके सामने लहराने लगे। लास्ट में सालिम का चेहरा दिखा। आइश, ये अल्फाज वो बड़ी मुश्किल से अदा कर पाई। वो इस वक्त कोई टूटी गुड़िया की तरह लग रही थी जिससे सबने मुंह मोड़ लिया था। पैरों की आवाज़ करीब होती जा रही थी। इसने एक सिसकी ली क्योंकि इसके दिल में एक कसक बाकी थी। सितमगर ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। कुछ पास थे खड़े, कुछ दूर थे खड़े। बिखर रही है ज़ात यूँ मेरी, बिखर रही है ज़ात यूँ मेरी, जिस पर यकीन किया इसने दगा दिया, खामोश रह के दर्द सह रही। इस वक्त सब ही डाइनिंग टेबल पर मौजूद बैठे नाश्ता कर रहे थे और हल्की फुल्की बातचीत भी कर रहे थे। आयश ने एक नज़र अपने पास रखी कुर्सी पर डाली जहां वो हमेशा बैठती थी, लेकिन आज वो जगह खाली थी। सफ़ीना, इस कुर्सी को यहाँ से हटाकर घर से बाहर फेंक दो, इसने दुरुस्तगी से कहा। सबने इसे देखा। इसके लहजे में इसके लिए नफ़रत जाहिर थी। सफ़ीना ने सर इस बात में हिलाया। आइश, कभी कभी आंखों देखा भी झूठ हो जाता है। क्या पता कल को तुम्हें पछतावा हो और वापसी का रास्ता ना बचे। इब्रार ने आयश के कंधे पर हाथ रख के कहा और ख़ुद अहमद साहब के कमरे में चला गया। कमरे में दाखिल होते ही इसने इनका बीपी चेक किया और इनको इनकी मेडिसिन दी और वहाँ से निकल गया। शाम को सभी बाहर बाग में बैठे हुए थे। अहमद साहब भी इनके साथ बैठे थे। वो कुर्सी पर टेक लगाए बैठे हुए सब पर एक नज़र डालकर आपसा का पूछने लगे। आबी कहाँ हैं? वो परेशानी से बोले।
वही है जहाँ इसे होना चाहिए था। वो इस घर में रहने के काबिल नहीं है। आयश दुरुस्तगी से बोला। आयश, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं ज़ख्मी था, मरा हुआ नहीं था जो तुमने इस बच्ची को दर दर की ठोकर खाने के लिए घर से निकाल दिया। वो भी गुस्से से बोले। अब्बू, इसने आप पर हमला किया था, वो ज़रा हल्की आवाज़ में बोला। और ये तुम्हें किसने कहा कि इसने हमला किया था? मैंने कहा क्या? वो किंग के आदमी थे जो आपसा को मारने आए थे, लेकिन कमरा एक चीज़ जैसा होने की वजह से मेरे कमरे में आ गए और इससे पहले कि मैं शोर मचाता उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। वो तो बाद में कमरे में आई थी और मुझे दर्द में देख के इसने वो चाकू निकाला था। ये तुमने क्या कर दिया आयश? पता नहीं कहाँ हो गई। अहमद साहब ने पहले अपने बेटे की अकल पर मातम किया और इसे सब कुछ बताने लगे और आखिर में इसके बारे में सोचकर वो आपदीदा। शिट, ये मुझसे क्या हो गया? वो अपनी अकल पर मातम करता जल्दी से अपनी जगह से उठा और घर के कोने कोने में से ढूंढने लगा। इसे 3 दिनों से ये यकीन था कि वो इनके सामने नहीं आ रही, इसलिए वो इतना पुरसकून था, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। वो जल्दी से अपने कमरे में गया। कमरे में देखने के बाद वो स्टडी रूम में गया, जहाँ किताबों पे एक नोट चिपसा था। अरे मेजर साहब, मुझे तुम्हारी हालत पे अफसोस हो रहा है। तुम्हारी बीवी है तो बहुत मासूम, लेकिन वो क्या है ना कि तुम्हें सबक सिखाने के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है। अपनी बीवी चाहिए तो किसी नहर में ढूंढ लो, क्योंकि जब तक तुम्हें ये ख़त मिलेगा तुम्हारी बीवी इस दुनिया से जा चुकी होगी। बाय। ख़त पढ़कर वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया। इसके कान में खुद के अल्फाज गूंजने लगे जब इसने इस मासूम पे तोहमत लगाई थी। माफ़ कर दो मुझे डॉल, ये मुझसे क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुम्हारे बंदे पर तोहमत लगाई। या अल्लाह, इसे अपने अमान में रखना। वो रोने के दरमियान बोल रहा था। वो भी संभला ही था कि इसके मोबाइल पे मैसेज आया। इसने जल्दी से मैसेज खोला। मेजर साहब, ज़रा न्यूज़ चैनल देख लो, शायद बीवी के बारे में कुछ पता चल जाए। एक प्राइवेट नंबर से आया मैसेज था। मैसेज के आखिर में हंसने वाले इमोजीज थे। वो जल्दी से नीचे आया और टीवी ऑन करके न्यूज़ चैनल लगाया। सबके दिलों पर राज करने वाली आरजे आबिका बेदर्दी से कत्ल। आज फिर एक लाश जली कटी हालत में मिली है। लाश को फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक लड़की को पहले बेदर्दी से मारा गया है और फिर इसके जिस्म को लोहे की गर्म सलाख से मारा गया है। बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों की हड्डियाँ टूटी हुई मिली हैं और सामान की तलाशी लेने पे आईडी कार्ड मिला है, जिससे इस लाश की पहचान की गई है। न्यूज़ पे अभी भी बहुत सी बातें बताई जा रही थी, लेकिन आयश आगे कुछ भी नहीं सुन पाया। वो होशो हवास में होता तो सुन पाता। वो सदमे में था। हाथ में मौजूद रिमोट ज़मीन बोझ हो चुका था। ये खबर सब पे बिजली बनकर गिरी थी। चारों तरफ कब्र सी खामोशी छा गई। वहाँ पे मौजूद सभी आर्मी से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए सारे मर्दों ने ख़ुद को आसानी से संभाल लिया था। बेटा, संभालो ख़ुद को। चलो, हमें गुड़िया को इसकी आखिरी आरामगाह पे भी लेकर जाना है। इब्रार, जाओ गुड़िया की बॉडी ले आओ। इब्राहिम साहब इसे दिलासा देने लगे। इसने मुश्किल से ख़ुद को संभाला। इब्रार और बिलाल अस्पताल से डेड बॉडी लेने चले गए। सफ़ीना और हानिया तो होशो खैर से बेगाना हो चुकी थीं। दोनों की अजीज़ जान बहन को इतनी अज़ियतनाक मौत मिली थी। इसकी लाश को एम्बुलेंस के ज़रिए घर लाया गया। इसके कफन दफन का इंतज़ाम पहले से ही सब कर चुके थे। इसे कफन पहनाकर हॉल में रखा गया, जहाँ सब इसका आखिरी दीदार कर सकें। पाकिस्तान से भी सब आ चुके थे। आसपास के लोग भी मौजूद थे। इन सब में जैक भी मौजूद था। इस महफिल में 2 ही मर्द ऐसे थे जो रो रहे थे, एक आयश, दूसरा जैक। एक ने अपनी बीवी को खोया था तो दूसरी ने अपने अजीज़ जान दोस्त को। शायद वो दिल में इसे दोस्त से भी आगे का रुतबा दे चुका था। आयश बस इसके जनाजे को देख रहा था। इसके चेहरे को छुपाया गया था क्योंकि इसका चेहरा बहुत ख़राब किया गया था। पहचान पाना मुश्किल था। वो बैठे बैठे अपने माजी में खो गया। आयश, अगर हमारा बेटा हुआ तो मैं इसका नाम आबिस रखूँगी। आपसा का बेटा आबिस। तुम्हें इसमें मेरी परछाई दिखेगी। वो इसकी उंगलियों से खेलकर इसे बोलने लगी।
अच्छा, अगर बेटी हुई तो? वो आईब्रो उचका कर बोला। बेटा और बेटी दोनों ही रहमत और नेमत हैं। बेटी हुई तो मैं इसका नाम आयशा रखूँगी। वो इसके हाथ पर लब रखती मुस्कुरा कर बोली। हाँ, और मेरा गुस्सा भी इस पर उतारोगी? वो इसे छेड़ने के लिए बोला। क्यों, प्यार भी तो आ सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपकी बेटी आपकी तरह सड़े मिजाज की हो। वो दांतों की नुमाइश करती इसके हसार से निकली, लेकिन वो भी आयश था। इसने इसका हाथ पकड़ा और इसे अपनी तरफ खींचा और इसे बेड पर लेटा दिया और इसके दोनों हाथों को अपने गिरफ्त में ले लिया। क्या कहा, मैं सड़ू हूँ? वो इसे अपने हसार में कैद करता इससे पूछने लगा। अरे, ये मैंने कब कहा? ये तो आपकी औलाद ने कहा है कि बाबा को ऐसे कहो। वो सारा इल्ज़ाम अपने बच्चे पर डालती खुद बरी-उल-ज़मा हो गई। चलो, मैं अपनी औलाद की ख्वाहिश पूरा कर लूँ। मेरे बच्चे, अपनी आंखें बंद कर लो, ओके? तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मा को बताएंगे कि वो कितने रोमांटिक हैं। वो मायने खेदी से बोलकर इस पर झुकने लगा। सुधर जाएं आप। वो इसके सीने पे हाथ रखकर चेहरा मोड़कर बोली। फ़िलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। सुधर गया तो हमारे बच्चों को ही शिकायत होगी। वो इसके गालों पे लब रखता इससे बोला। पापा? वो दरवाज़े की तरफ देखती हैरत से बोली। आयश जल्दी से इससे जुदा हुआ और दरवाज़े की तरफ देखने लगा, लेकिन वहाँ पे किसी को ना देखकर उसने बेड की तरफ देखा, जहाँ से वो भाग गई थी और ज़ुबान दिखाती बाहर भागी। किधर भाग रही हो? वापस तो यहीं आना है ना? वो पीछे से इसे धमकी देता मायनी खेजी से बोला। भूल जाएं, आज तो मैं सकीना के साथ सोने जा रही हूँ। वो हाँक लगाती नीचे चली गई। आयश बेटा, चलो जनाजे को कंधा देना है। वो अपने कंधे पर लम्स महसूस करके ख्वाबों की दुनिया से वापस आ चुका था। इसने एक आखिरी नज़र जनाजे पर डाली। हंसता मुस्कुराता वजूद सफ़ेद कफन में लिपटा हुआ था। वो उठ खड़ा हुआ। बाबा, मैं इस काबिल नहीं हूँ। वो झुके सर के साथ बोलकर वहाँ से निकलता चला गया। जनाजे को आगे की तरफ से इब्रार और बिलाल ने कंधा दिया हुआ था और पीछे की तरफ से अहमद साहब और इब्राहिम शाह ने कंधा दिया हुआ था। रास्ते में कंधे बदलते रहे। कब्रिस्तान पहुंचने के बाद अहमद साहब ने कुछ देर इसका इंतज़ार किया, लेकिन शायद वो ख़ुद को सज़ा देने के लिए वहाँ पे नहीं आया था। इसका नमाज़ जनाजा अदा करके सब ने कब्र पे मिट्टी डाली और आहिस्ता आहिस्ता सभी वहाँ से चले गए। सबके जाने के बाद वो वहाँ आ गया। घुटनों के बल बैठकर इसकी कब्र पे हाथ फेरने लगा। आंसू आंखों के रास्ते निकलकर ज़मीन बोस हो रहे थे। इब्रार ने इसके कंधे पे हाथ रखा। चलो आयश, अब घर चलते हैं। जाने वाले वापस नहीं आते। वो अपने भाई को टूटता देखकर इसे दिलासा देने के लिए बोला। तुम चले जाओ, मुझे अकेले वक्त गुजारना है आपसा के साथ। वो भारी आवाज़ में बोला। वो सर हिलाकर वहाँ से चला गया। इसके रुके हुए आंसू टप टप इसकी कब्र पर गिरने लगे। क्यों आपसा, क्यों चली गई? मुझे माफ़ी का मांगने का मौका तो दे देती। मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें इतनी दर्दनाक मौत मिली है। मैं तुम्हारे गुनाहगारों को छोड़ूंगा नहीं। इसने मुझसे मेरी बीवी बच्चे को छीना है, मैं इससे इसकी ज़िंदगी छीन लूँगा। वो इस वक्त कोई हारा हुआ जवारी लग रहा था, कभी हंसता तो कभी रोता। तुमने तो इसे और इसके बच्चे को नाजायज़ कहा था, और अब वो कैसे तुम्हारे बच्चे की माँ हो गई? इसका ज़मीर इससे पूछने लगा। वो गुस्से में मुंह से निकल गया था। मैं ऐसा कहना नहीं चाहता था। इसे तुमने मारा है, तुम्हारे लफ्ज़ों ने मारा है। इसके ज़मीर ने इसे जैसे थप्पड़ मारा। हाँ, वो मेरी वजह से मरी है। मैं इसे हमारे यहाँ पीछे आने से रोकता, ना ही वो किंग इसे लेके जाता और ना ही इसकी ये हालत होती। मेरे अल्फाजों ने इसे मार डाला। मुझे ज़िंदा रहने का हक़ नहीं है। वो जुनूनी अंदाज में बोला और इधर उधर कुछ ढूंढने लगा जिससे वो ख़ुद को मार सके। मरना चाहते हो? मरने के बाद इसे क्या मुंह दिखाओगे? क्या कहोगे कि देखो मैंने जहन्नुम को चुन लिया? तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम ज़िंदा रहो और रोज़ रोज़ इस तकलीफ़ से गुज़रो, रोज़ रोज़ इसकी यादों में मरो। दोबारा से इसे अपने ज़मीर की आवाज़ सुनाई दी।
इसने कब्र पे लिखे लफ्ज़ों को पढ़ के इसकी कब्र पे एक नज़र डाली। मरहूमा आफसा ज़ौजा आयश अहमद, 1997 ता 2022। इसने इसके नाम पे हाथ फेरा और वहाँ से निकलता चला गया। किंग को जहन्नुम वासिल करके वो वापस पाकिस्तान आ चुका था। कहते हैं कि हर चीज़ की एक कीमत होती है। इस तरह आयश के मिशन की कीमत आफसा ने जान देकर अदा की थी। इनके हाथों इसका एक आदमी लग गया था। कहते हैं ना, हर किसी की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है। इसकी भी कमज़ोरी थी और वो था नशा। नशा ना मिलने पर इसने सारे राज उगल दिए थे। किंग की सारी फैक्ट्रियों और शराब खाने को उड़ाने के बाद इसको पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले करके वो हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गया। सभी पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे। वो फ़ौज भी छोड़ चुका था। इसका कहना था कि वो अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सका तो इस मुल्क की क्या हिफाजत करेगा। वक्त पर लगाए उड़ रहा था। वो अपने गांव में अपने दादा का तख्त संभाल चुका था। गांव में लोग कोई भी बुरा काम करने से पहले 100 बार सोचते थे। वो इतना सफाक बन चुका था कि दुश्मन इसको देखकर ही डर से कांप जाते थे। पिछले 5 सालों में वो एक बार भी नहीं मुस्कुराया था। आज भी वो एक फ़ैसला करने जा रहा था। गांव में एक ज़मींदार ने दूसरे ज़मींदार के बेटे को अपनी अना में आकर कत्ल कर डाला था, जिसका वो आज फ़ैसला करने जा रहा था। सफ़ेद शलवार कमीज़ पे स्याह शॉल ओढ़े, सर पे रवायती पग पहने वो शहज़ादा लग रहा था, बेदर्द शहज़ादा। इसके पंचायत में आते ही चारों तरफ चलता शोर एकदम से खामोशी में बदल गया। कार्रवाई शुरू करें। इसके हुक्म के मिलते ही कार्रवाई शुरू हो गई। सरदार साहब, पिछले महीने कासिम ने मेरी जायदाद पर कब्ज़ा करना चाहा, लेकिन मैंने इसको रोक दिया। वो मुझसे लड़ झगड़ के वहाँ से चला गया और इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। सरदार साहब, इस जालिम ने मेरी ही ज़मीन पर मेरे बेटे के सीने में 6 की 6 गोलियाँ चला डालीं। मज़लूम रोते हुए अपना मुद्दा बयान कर रहा था। कोई गवाह? वो सफाक चेहरे के साथ बोला। जी सरदार साहब, फैसल इस वक्त वहाँ पर मेरे साथ मौजूद था। वो फैसल की तरफ इशारा करके बोला। इसके बाद कार्रवाई जारी रही। नसीर खान, मेरी गन इनके हवाले करें। सरदार आयश की इस बात पे सब हैरानी से इसे देखने लगे। इसका गुलाम इसके हुक्म की तामील करता बंदूक इसके हवाले कर चुका था। आज ये पंचायत इस बात का फैसला मकतूल के बाप पे छोड़ती है कि वो कौन सी सज़ा देना चाहता है अपने बेटे के गुनाहगार को। इसके इस फैसले पे सबको सांप सूंघ गया। कासिम गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांग रहा था, रो रो कर अपनी ज़िंदगी मांग रहा था। आज इंसाफ हुआ था। 6 की 6 गोलियां जालिम के सीने पे चलाई गई थीं। जालिम अपने जुल्म के साथ इस दुनिया से जा चुका था। मज़लूम नम आँखों से आसमान की तरफ देख रहा था। होंठों पर पुरसुकून सी मुस्कुराहट रक्सां थी। अपने कंधे पे शॉल अच्छी तरह रखकर वो मजमा से उठकर चला गया। सबने इस मगरूर शहजादे को जाते हुए देखा था। इसके जाते ही सबने इस आदमी को गले लगाकर दिलासा दिया। जारी है। तो कैसी लगी आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या आफसा वाकई मर चुकी है? क्या आयश और आफसा अब कभी दोबारा नहीं मिलेंगे? ये सब जानने के लिए इंतज़ार कीजिए अगले एपिसोड का, जो इस नावल की होने वाली है लास्ट एपिसोड। तो फिर कौन कौन एक्साइटेड है इस नावल के आखिरी एपिसोड पढ़ने के लिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलें, अब इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी इसकी लास्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह निगहबान।